हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब ठीक हैं, अपने अपने घरों में हैं और सुरक्षित हैं। इस लॉकडाउन की वजह से हम क्लास में मिल नहीं पा रहे हैं, ना स्टूडेंट ना टीचर्स क्लास में आ पा रहे हैं। तो इसीलिए जीनियस एकेडमी पर वी आर स्टार्टिंग द ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स। इन वीडियो लेक्चर्स की हेल्प से आप घर बैठे अपने आराम से सुरक्षित होकर लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। In this video lectures, we are going to cover physics, chemistry, mathematics, biology, all subjects one by one. सारे subjects आने वाले हैं और ये जो lecture है वो particularly physics होगा। इसमें we are going to start 12th standard physics. Okay, this is a very first lecture of 12th standard physics. ठीक है, काफ़ी अजीब बात है। I am starting 12th standard for you, but आप अपने अपने घरों में हैं और मैं अपने घर से काम कर रहा हूँ। बट इट्स ओके, टाइम हमारे पास वेस्ट करने के लिए नहीं है। पूरा लॉकडाउन का पीरियड हम वेस्ट नहीं कर सकते। वी नीड टू स्टार्ट द 12th स्टैंडर्ड ऑल्सो, क्योंकि वैकेशन पीरियड जो अप्रैल और मई का होता है, अगर ये वेस्ट हो गया तो अल्टीमेटली जून पे आपके ऊपर ही बहुत ज़्यादा बर्डन आएगा। एंड ओके, सो इन लेक्चर्स को मेरी एक एडवाइस है दैट इन लेक्चर्स को आप सीरियसली अटेंड कीजिए। ऐसे सोचिए कि आप सीरियसली इस टीचर के साथ लेक्चर अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, जोक या टाइम पास में लेक्चर्स मत देखिए। ओके, एंड आई प्रॉमिस यू दैट इफ़ यू पे फुल अटेंशन ऑन दिस लेक्चर्स यू विल अंडरस्टैंड दैट चैप्टर। और चैप्टर इतनी अच्छी से कराया जाएगा कि आपको वापस वो चैप्टर फिर से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्लासरूम में। ओके, सो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, ओके, आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द टॉपिक। 12th स्टैंडर्ड का जो न्यू टेक्स्ट बुक है, ओके, इस साल से पोर्शन भी रिवाइज हुआ है महाराष्ट्र बोर्ड का। सो न्यू टेक्स्ट बुक का जो 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स का टेक्स्ट बुक है, उसका जो वेरी फर्स्ट चैप्टर है वो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और उस चैप्टर का नाम है रोटेशनल डायनामिक्स। यस, रोटेशनल डायनामिक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ 12th स्टैंडर्ड। ओल्ड सिलेबस में भी ये 12th स्टैंडर्ड में ही आता है चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, कंपेयर टू ओल्ड टेक्स्ट बुक थोड़े से टॉपिक्स चेंज किए गए हैं, कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया है, कुछ टॉपिक्स ऐड किए हैं एंड सो ऑन, बट दिस इज़ गोइंग टू बी द चैप्टर दैट वी आर गोइंग स्टार्ट। अब इस चैप्टर में जो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस, ओके, वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले इन दिस चैप्टर वी हैव अ टॉपिक ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन आर वेरी मच कनेक्टेड टॉपिक्स। अगर किसी स्टूडेंट को सर्कुलर मोशन का नॉलेज नहीं है तो अब रोटेशन डायनामिक्स भी नहीं समझ सकते। सो इसलिए पहले सर्कुलर मोशन ही करना चाहिए एंड देन अ स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड रोटेशन। ओके, सेकेंड टॉपिक वो रहेगा बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स इज एक्चुअली, यू कैन से इट्स एन एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बैंकिंग ऑफ रोड्स में अप्लाई किए जाते हैं। उसके बाद एक टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, देन ये सब सर्कुलर मोशन के ऊपर कंप्लीट होने के बाद वी कैन गो टू द रोटेशन मोशन। रोटेशन मोशन में पहला रहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। We need to understand what is moment of inertia, and then angular momentum। और इसके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक्स भी बहुत सारे हैं, बट दीज आर द मेजर टॉपिक्स दैट वी हैव टू कवर इन दिस चैप्टर। ओके, सो आज के इस लेक्चर में आई एम गोइंग टू कवर द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज सर्कुलर मोशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। ओके, सो इन सर्कुलर मोशन सबसे पहले ये बता देते हैं कि सर्कुलर मोशन 11th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा सा टॉपिक था। इसका इंट्रोडक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन 11th स्टैंडर्ड में था, बट यहाँ पे हम लोग फ्रेशली सर्कुलर मोशन को फिर से स्टार्ट करेंगे इन अ फ्रेश वे। ठीक है, तो फिर से मैं सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, लेट्स सी, सबसे पहले देख लेते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। लुक एट दिस डायग्राम दैट आई एम ड्राइंग इन फ्रंट ऑफ यू। सपोज ये एक छोटा सा बॉडी है विच यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज अ पार्टिकल। ओके, ये एक पार्टिकल है एंड सपोज ये जो पार्टिकल है वो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है ऐसे। ओके, इट्स रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ। ओके, सो ये रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में।
सो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. ओके, अब सर्कुलर मोशन में दिस इज लेट्स से सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल. ओके, अगर आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया, वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, सेंटर से पार्टिकल की तरफ अगर आपने एक वेक्टर ड्रॉ किया, दिस इज नोन एज अ रेडियस वेक्टर डिनोटेड बाय द सिंबल r बार. यहाँ पे जो r बार दिख रहा है इट इज नोन एज अ रेडियस वेक्टर r bar. Okay, it's a vector drawn from center of the circle to the particle. Okay, circular motion is a very important motion in the physics. Circular motion के कुछ examples मैं पहले बता देता हूँ, some practical examples of circular motion. Okay, the first example is inside an atom the electron continuously revolves around the nucleus in the circular path. Okay, means electrons perform circular motion. It's an example of circular motion. Second, जो भी satellites हैं, Earth has many satellites. कई बार होता है कि जो satellites है वो अर्थ के अराउंड या किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर ऑर्बिट में. Satellites revolve around the earth or in fact any planet in circular orbit. Means satellites also perform circular motion. Okay, so circular motion का knowledge चाहिए satellites के motion को समझने के लिए भी. Okay, next one more example. अगर आप एक stone लेते हैं, if you take a stone and tie with a thread और tie with a string और उसको आप रिवॉल्व करते हो हॉरिजॉन्टल सर्किल में या वर्टिकल सर्किल में, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन. कई बार होता है गांव वगैरह में कहीं बर्ड्स को भगाने के लिए हम लोग स्टोन को थ्रेड से बांध के घुमाते हैं, तो दैट स्टोन ऑल्सो परफॉर्म सर्कुलर मोशन. ये डायग्राम को आप ध्यान से देखिए जो आपके सामने है, इसमें ये जो गर्ल है, अब ध्यान से देखो, ये भी एक स्टोन को रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर पाथ में. सो दिस इज एन क्लियर एग्जांपल ऑफ सर्कुलर मोशन. ओके, सो आई होप दिस एग्जांपल्स आर क्लियर. अब थोड़े और टर्म्स, क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन. ओके, सो सर्कुलर मोशन में अब थोड़ी सी और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. सी, लेट्स डिस्कस अ न्यू टर्म नाउ. ओके, ओके, imagine that this is one particle, okay, and it is revolving in a circular path like this. Okay, okay, now all of you are aware with radius vector. This is radius vector denoted by symbol r bar. Now suppose this body which is performing circular motion, this body is at p point. Okay, now body आगे बढ़ेगी, as the time will pass the body will move forward. Let's say the body reaches to the Q point. Okay, P से Q पहुँचने में जो टाइम इस बॉडी को लगा वो टाइम है T. Let's say within time T the body arrives from P to Q. The body P Q point पे आ गई, so this will be the new radius vector now. Okay, so डायग्राम को ध्यान से समझिए. अब अगर ध्यान से देखोगे तो in the time of T seconds the body has gone from P to Q. इसमें रेडियस वेक्टर ने जो एंगल कवर किया है, ध्यान से देखिए, दैट एंगल इज थीटा. आई कैन से थीटा इज अ एंगल विच हैज़ बीन कवर्ड बाय रेडियस वेक्टर इन द टाइम टी. अब एक्चुअली तो ये एक एंगल है, दिस इज डेफिनेटली, दिस थीटा इज अ एंगल, बट सर्कुलर मोशन के टर्म्स में इस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. दिस थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. So it is a new type of displacement which is known as angular displacement. Okay, all of you are aware with displacement. Okay, आपने 11th standard में displacement के बारे में पढ़ा है. ये एक नए टाइप का displacement है which is called angular displacement. It is measured in radians. Angle तो radians में measure होती है. So angular displacement is measured in radians. Here I can say for this diagram that theta is the angular displacement covered by the body in the time of t.
टी टाइम में ये डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने कवर किया है. आप और टाइम देंगे तो बॉडी और डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी. ओके, इन द वन फुल रेवोल्यूशन ऑफ द बॉडी, जब ये बॉडी फुल एक रेवोल्यूशन मारेगी, सो डिस्प्लेसमेंट विल बी 360 डिग्री. ओके, और 2 पाई रेडियंस. सो दिस थीटा इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब since school you know that if you take a displacement divided by time, displacement per unit time, it gives you velocity. Okay, so here if you take angular displacement divided by time, it will give you angular velocity. Yes, okay, angular displacement by time gives you angular velocity. Okay, now as in the diagram, angular displacement I am denoting by theta symbol, time t, so theta by t will give you angular velocity. Now usually velocity you denote by v symbol, but angular velocity is denoted by the symbol omega, this way. This is a symbol for angular velocity. Okay, so angular velocity is denoted by the symbol omega. Now what is the unit of this omega? Since theta is in radians and time is in second, so angular velocity is measured in radian per second. Remember, this is also a type of velocity only. It's like a normal velocity. It's known as angular velocity. It's angular displacement divided by time. Okay, this point you already know. It was in 11th standard as well. Okay, अब angular velocity के अलावा body के पास एक और velocity होता है. The body which is performing circular motion has one more velocity, which is known as linear velocity, denoted by v symbol. Okay, ये जो velocity है, linear velocity, it is measured in meter per second. Okay, so the body which performs circular motion, it has a two types of velocity: v, that is linear velocity, and omega, that is angular velocity. The relation between these two type of velocity was also discussed in 11th standard. The v, which is linear velocity, is given by omega into r. ठीक है, अगर ये जो बॉडी है इसका ओमेगा, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, मल्टीप्लाई विथ रेडियस अगर आप करेंगे, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इट विल गिव यू लीनियर वेलोसिटी. तो रिमेंबर दिस रिजल्ट, दिस ऑल वाज डन इन 11th स्टैंडर्ड एज वेल. ओके, सो आई होप दिस ऑल थिंग्स आर क्लियर टू यू, कीप इट इन माइंड. अब मैं इससे आगे बढ़ता हूँ. ओके ओके, सो नाउ यू आर हैविंग अ वेलोसिटी विच इज नोन एज लीनियर वेलोसिटी. Linear velocity denoted by v symbol, okay, and it is given by r into omega. Remember this formula. Okay, अब देखिए linear velocity तो हमने ये पता लगा ली. अब इसका डायरेक्शन कैसा होता है? What's the direction of this linear velocity? Okay, so look at this diagram I'm telling you. Let's say this is a circular path. Okay, in this circular path, let's say यहाँ पे body है, okay, point P पे. When body is at point P, so अब क्या कीजिए, P point पे अगर एक tangent draw करेंगे, tangent on the circle through P point. This is a tangent at P point. This is the direction of the instantaneous velocity. ये v का डायरेक्शन होता है. जब बॉडी, क्योंकि बॉडी सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो बॉडी आगे मूव करके लेट्स से Q पे आ गई. When body is at Q point, then you draw a tangent at Q point. This gives you the direction of the v. So direction of the v is always tangent on the circular path, so that I am writing over here. Direction of v is tangential on the path. Okay, चलो इस डायग्राम को आगे बढ़ाते हैं. जब बॉडी आहिस्ता आहिस्ता आगे मूव करेगी और सपोज बॉडी r पॉइंट पे रीच करेगी, so at r point you draw tangent like this. This is the direction of the v bar. बॉडी जब और आगे मूव करेगी, लेट्स से s पॉइंट पे अराइव हुआ, so at s point you draw tangent. This is the direction of v. सो इस डायग्राम को ध्यान से देखिए. अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे तो आपको दिखेगा इसमें कि v का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. ओके, डायरेक्शन ऑफ द v इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. तो v का डायरेक्शन तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. अब v का मैग्नीट्यूड की बात आती है. अगर ये जो v है लीनियर वेलोसिटी, इसका जो मैग्नीट्यूड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज स्पीड. जो भी वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड रहता है उसको कभी कभी स्पीड भी बोलते हैं. अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है, दैट इज स्पीड, अगर वो कांस्टेंट है,
मैग्नीट्यूड अगर एटलीस्ट कांस्टेंट है, सो सच मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सी डायरेक्शन तो चेंज होगा ही होगा, डायरेक्शन आप डायग्राम में देख सकते हैं, वो कंटिन्यूसली वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट अगर मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो सच मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इन शॉर्ट यूसीएम. ओके, लेकिन दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, विच इज ऑल्सो नोन एज स्पीड, वो स्पीड भी चेंजिंग है. डायरेक्शन तो चेंजिंग है ही, लेकिन स्पीड भी चेंजिंग है. अगर स्पीड भी चेंज हो रही है, okay, so such motion is known as non-uniform circular motion. Okay, so circular motion is of two types. Uniform circular motion in which speed remain constant, मतलब v का magnitude constant रहता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है. बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों चेंज होते रहते हैं. ओके, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को देखेंगे और बाद में हम डिस्कस करेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. सो लेट्स नाउ प्रोसीड विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, सो राइट नाउ लेट्स डिस्कस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, एज आई सेड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये जो v है, इसका मैग्नीट्यूड विच इज ऑल्सो नोन एज स्पीड, वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है. ओके, लेकिन अगर आप देखोगे डायरेक्शन ऑफ द v तो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. डायरेक्शन ऑफ दिस वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. डायग्राम से क्लियरली समझ में आ रहा है कि v का डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है. अब जब भी v का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी वेक्टर तो चेंज हो रहा है, we cannot say that velocity is not changing. Definitely velocity vector is changing. Okay, so v change तो हो रहा है, right? जब भी velocity change होता है, it means acceleration do exist. अब क्योंकि ये जो v है, it is a linear velocity, ये angular velocity नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे linear acceleration exist करेगी. Okay, so even though it is a uniform circular motion, but acceleration do exist in the uniform circular motion. सबसे पहले हम इस acceleration को ही find out करेंगे. Why we will find out this acceleration? क्योंकि अगर मैंने ये particle जो uniform circular motion कर रहा है, इसका अगर मैंने acceleration find किया, acceleration इसलिए है क्योंकि v change हो रही है. इस acceleration को हम लोग इस body के mass से multiply करेंगे. तो mass into acceleration you know क्या होता है, force. सबको force मिल जाएगा. Now what is importance of this force? ये वही फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है v का डायरेक्शन चेंज करने के लिए. आपने बोल दिया कि v का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट अकॉर्डिंग टू द 11th स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट्स आपको पता है वेलोसिटी ऑफ द बॉडी तब तक चेंज नहीं होती है जब तक बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लगता. तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इसके लिए एक फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. दैट फोर्स आई विल फाइंड बाय मल्टीप्लाइंग मास विथ एक्सेलरेशन. तो उसके लिए मुझे सबसे पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना होगा. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू हैव अ डेरिवेशन इन विच वी विल फाइंड आउट दिस एक्सेलरेशन. ओके, ये एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करेंगे. ओके, एक्सेलरेशन की हेल्प से हम लोग फोर्स फाइंड आउट करेंगे, एंड इट इज़ दैट फोर्स हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ v. समझिए इस बात को. ओके, सो लेट्स फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन प्रेजेंट इन द यूसीएम. ओके ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस डेरिवेशन. डेरिवेशन का नेम है एक्सेलरेशन इन यूसीएम. ओके, जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें भी एक्सेलरेशन प्रेजेंट है, तो एक्सेलरेशन हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी विल ड्रॉ वन डायग्राम जिसमें ये है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एंड ओ इज ओरिजिन. ओके, अब यहाँ पे हम लोग एक सर्किल भी बना लेंगे. लेट्स से दिस इज सर्किल दैट आई एम ड्राइंग. ओके, इट्स अ सर्किल एक्चुअली. ओके, नाउ ऑन दिस सर्किल वन पार्टिकल इज कंटिन्यूसली मूविंग. एक पार्टिकल इस सर्किल पे मूव कर रहा है. लेट्स से व्हाइल मूविंग ऑन दिस सर्किल द पार्टिकल रीचेस to the point P. Particle P point पे reach हुआ and it is moving anti-clockwise this way. When the particle arrives at P point, if I draw this straight line, you know very well कि क्या है. It's a radius vector r bar. Let's say जो radius vector r bar, it is making an angle theta with x axis.
जैसे जैसे टाइम पास होता है दिस आर बार ऑल्सो चेंजेस, आर बार का डायरेक्शन भी कंटिन्यूसली चेंज होता है. ओके, सो आर बार इज ऑल्सो अ चेंजिंग वेक्टर. ओके, ना सबसे पहले क्या करेंगे कि सबसे पहले आई एम गोइंग टू ड्रॉ, जब बॉडी पी पॉइंट पे रहेगा तो इस बॉडी का जो वेलोसिटी रहेगा, वेलोसिटी यू कैन फाइंड बाय ड्राइंग टेंजेंट ऑन द पी पॉइंट. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी. ओके, लुक एट द आर एंड द वी. ओके, नाउ अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले वी विल रिजॉल्व द आर बार इनटू टू कंपोनेंट्स. लेट्स रिजॉल्व द आर बार इनटू टू कंपोनेंट. ये हमारा है फर्स्ट स्टेप, ये रहेगा resolving r bar radius vector into two components. Okay, so all of you know how to resolve a vector. On resolving this component, okay, will be r cos theta I cap. Okay, and the second component, which is along y axis, second component will be r sin theta j cap. These two components will be there. Okay, so अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ r cos theta I cap plus r sin theta j cap, it will be equal to r bar. Equation number 1. So try to understand this first equation. I resolve r bar into two component. Now जैसे मैंने कहा कि जैसे जैसे टाइम पास होगा बॉडी विल मूव फॉरवर्ड, जैसे बॉडी आगे मूव करेगा ये जो r बार है रेडियस वेक्टर उसका भी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होगा. So since r bar is changing, we can take derivative of r bar with respect to time. We can take dr bar by dt. But derivative of r bar is here a radius vector, but r bar is also the position vector. क्योंकि r bar body का position बता रहा है with respect to origin. So since r bar is a radius vector, but it is also position vector. The derivative of position vector dr bar by dt gives us velocity. तो v velocity is obtained by dr bar by dt. Okay, ये अपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. जब भी आप पोजीशन का डेरिवेटिव लेंगे ना, डेरिवेटिव ऑफ पोजीशन, इट विल गिव यू वेलोसिटी. ओके, सो राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव ले लेते हैं. ऑन द राइट हैंड साइड ये जो r दिख रहा है, इट इज़ अ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर. दिस सिंपली r ऑन द राइट हैंड साइड इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस वेक्टर. r का डेरिवेटिव नहीं होगा. डेरिवेटिव ऑफ कॉस वी विल टेक, इट विल बी माइनस साइन थीटा एंड देन डी थीटा बाई डी टी. थीटा का डेरिवेटिव हुआ आई कैप प्लस. नाउ सेकेंड टर्म में भी r का डेरिवेटिव नहीं होगा. डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विल बी कॉस थीटा एंड देन डी थीटा बाई डी टी. You cannot take derivative of j cap, so keep it as it is. Now d theta by dt. Okay, all of you know that theta by t gives you omega, angular velocity. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा भी एक टाइप की वेलोसिटी है. ओमेगा ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट. ओके, सो v बार विच इज लीनियर वेलोसिटी, इट इज गिवन बाय माइनस r. d थीटा बाय dt को यू कैन राइट डाउन एज ओमेगा sin theta I cap plus r. Again d theta by dt को we can write omega cos theta j cap. Okay, this I got velocity. बट हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है. इसलिए फिर से हम लोग वेलोसिटी v का डेरिवेटिव लेंगे. डायग्राम में आपको v दिख रहा है. एज द टाइम विल पास पार्टिकल विल मूव बियॉन्ड p पॉइंट, तो v का डायरेक्शन भी चेंज होगा ना, तो इसलिए v भी चेंजिंग है, इसलिए v का डेरिवेटिव लिया जा सकता है. dv by dt, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी गिव्स यू एक्सेलरेशन. यू नो ऑलरेडी दिस पॉइंट, सो वी नीड टू टेक वन मोर टाइम डेरिवेटिव. अब r एंड ओमेगा आर कॉन्स्टेंट्स, इनका डेरिवेटिव नहीं ले सकते. डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा विल बी cos थीटा एंड देन इट विल बी d थीटा by dt I cap plus r omega. डेरिवेटिव ऑफ cos थीटा व्हेन यू टेक इट इज माइनस साइन थीटा, then again d theta by dt j cap. This is acceleration coming now. यहाँ पे आप क्या कीजिए, d theta by dt को ओमेगा लिख सकते हैं. So ultimately it will come minus r omega square cos theta I cap. Okay, and here also minus d theta by dt को आप ओमेगा लिखिए, ओमेगा स्क्वायर r sin theta j cap. लास्ट टू स्टेप्स ना आप देखेंगे तो दोनों टर्म्स में से माइनस इज कॉमन एंड इवन ओमेगा स्क्वायर इज कॉमन. आर भी कॉमन है बट वी विल नॉट टेक आर कॉमन, जस्ट टेक माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन. इन द ब्रैकेट यू विल गेट आर कॉस थीटा आई कैप
plus r sin theta j cap you will get. Okay, now see the bracketed term. ब्रैकेट में क्या आ रहा है, r cos theta I cap plus r sin theta j cap. If you see the equation number 1 of this derivation, तो equation 1 से आप समझ जाएंगे कि this is the value of r bar. So ultimately from this you will get an acceleration as minus omega square r bar. This is the acceleration of the body which is performing uniform circular motion. जस्ट एक बार फिर से बता देता हूँ, ये एक्सेलरेशन का इंपॉर्टेंस यही है कि इस एक्सेलरेशन की हेल्प से हम लोग फोर्स फाइंड आउट करेंगे, F इक्वल्स टू ma. दैट फोर्स विच वी आर गोइंग टू गेट, वो फोर्स होगा रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द v. ओके, सो एक्सेलरेशन हमें मिल गया. रिगार्डिंग एक्सेलरेशन एक लास्ट पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ. लेट्स सी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस एक्सेलरेशन. लास्ट पॉइंट मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहा हूँ, पे अटेंशन. अब देखिए एक्सेलरेशन जो हमें मिला वो तो है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार. यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है. द माइनस साइन इंडिकेट, दिस नेगेटिव साइन एक्चुअली इंडिकेट दैट द वेक्टर ए बार is opposite to r bar. Negative sign indicates that a bar will be opposite to the vector r bar. Okay, so diagram में आपको r bar का direction दिख रहा है. Direction of r bar is from O to P, right? So इससे क्या समझ में आएगा कि direction of a bar will be from P to O. ये जो acceleration है ना, इसका direction r के opposite है. तो just opposite to r अगर मैं draw करूँ अभी, just look at the diagram. अगर मैं opposite to r bar draw करूँ, ये देखिए, this is opposite to r bar, this is the direction of acceleration a. So since ये जो acceleration है इसका direction है towards the center of the circle, hence this acceleration a is known as centripetal acceleration. इस acceleration को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं centripetal acceleration. Centripetal word का मतलब होता है towards the center और center seeking, someone who seeks the center. Centripetal means towards the center. So ये जो acceleration है, remember its minus sign indicate that it is opposite to the direction of r bar. So hence direction of a bar is towards the center, hence it is known as centripetal acceleration. Okay, इसके बारे में कुछ और points मैं बताने वाला हूँ. Just complete this derivation and then I will tell you the new points. Okay, so we got this acceleration which is known as centripetal acceleration. Remember इस acceleration का जो direction होता है, it is towards the center. Look at this diagram. Okay, अगर body यहाँ पे है P point पे, so ऐसे आप draw करो. This is the direction of centripetal acceleration. Centripetal acceleration is denoted by AC symbol, and if I write down the magnitude of this acceleration, it is minus sign आप ignore करो, omega square into r. It's the magnitude of this acceleration. Okay. Now one more thing, this is known as centripetal acceleration because it is towards the center. इसका एक और name है, this acceleration is also known as radial acceleration. Okay, because इसका direction along the radius है, it is radially inward, so it's also known as radial acceleration. Now since all of you know that v is given by omega into r, v को omega लिख सकते हैं, so from here we can get omega of circular motion is v upon r. This value if you substitute here, so a you will get this one, v square upon r. So it's another formula for centripetal acceleration. जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने दिया है वो ओमेगा के टर्म्स में है, जो सेकंड फॉर्मूला हमने दिया है वो v के टर्म्स में है. इट इज इन टर्म्स ऑफ v स्क्वायर बाय r. ओके, अब जैसे मैंने कहा था, आप इस एक्सेलरेशन को मास से मल्टीप्लाई कीजिए. When you multiply acceleration of the body with mass of the body, you will get the force acting on the body. Okay, so acceleration हम लोग centripetal acceleration ले लेते हैं into mass, then we'll get a force. अब रूल ये होता है कि फोर्स और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम होता है. फोर्स एंड एक्सेलरेशन डू हैव अ सेम डायरेक्शन, सो इसलिए जो फोर्स होगा वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स होगा. So mass times centripetal acceleration gives you centripetal force. So centripetal force is given by m into acceleration. Acceleration चलो हम लोग v square by r ले लेते हैं. So centripetal force is given by mv square by r. This is the way you can derive centripetal force formula. But if I multiply mass with a centripetal acceleration हम लोग omega square r को भी ले सकते हैं, omega square into r. So it's another
formula for centripetal force. Remember these two formulas for centripetal force. Okay. आगे मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, क्या इसका नीड है, बट सबसे पहले बी क्लियर विथ द फार्मूला फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स. इट इज़ गिवन बाय टू फार्मूलाज. It's either mv square by r or it is m omega square into r. Okay. Okay. Now let's discuss somewhat in more detail regarding centripetal force. ठीक है. सबसे पहले आप याद रखिए सेंट्रीपिटल फोर्स की जो फार्मूला है, इट इज mv स्क्वायर बाय r और यू कैन ऑल्सो राइट m ओमेगा स्क्वायर इनटू r. ठीक है. अब सेंट्रीपिटल फोर्स का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई दिस फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इसका मैं सिग्निफिकेंस बता देता हूँ. ध्यान से देखिए इस डायग्राम को. जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है, लेट्स से दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन लाइक दिस, तो इसमें इस बॉडी के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे एक्ट करता है टुवर्ड्स द सेंटर. ओके, और वेलोसिटी का डायरेक्शन आपको ऑलरेडी पता है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ द वी. ओके, जब बॉडी यहाँ पहुँचती है तब ये होता है डायरेक्शन ऑफ द वी. तो वी का डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. Centripetal force is responsible for continuously changing the direction of the V. V का डायरेक्शन इसीलिए चेंज हो रहा है क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है. बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के V का डायरेक्शन नहीं चेंज होगा. सो यू कैन रिमेंबर दिस वे, सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंटिन्यूसली चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ V. और जब V का डायरेक्शन चेंज होगा तभी ये सर्कुलर मोशन बनेगा. अगर V का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है तो इट इज़ नॉट एट ऑल अ सर्कुलर मोशन. सो for always for circular motion centripetal force is required. Okay, अब centripetal force के बारे में कुछ और पॉइंट्स बता देता हूँ. सबसे पहले कुछ स्टूडेंट को ये हमेशा मिथ रहता है, ये उनकी गलत फहमी रहती है. उनको लगता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक नए टाइप का फोर्स है, एक नया एक फोर्स ऐड हो गया, एक और फोर्स है. सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है. एक्चुअली होता क्या है, जो फोर्सेस आपने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, टेंशन इन द स्ट्रिंग, नॉर्मल रिएक्शन, ये सब फोर्सेस आपने पढ़े हैं. इन्हीं फोर्सेस में से कोई एक फोर्स काम करता है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. सेंट्रीपिटल फोर्स अपने आप में कोई नया फोर्स नहीं है. जो फोर्स आपके पास ऑलरेडी हैं एग्जिस्टिंग, उन्हीं में से कोई एक फोर्स बॉडी को सेंटर की तरफ खींचता है और वो फोर्स काम करता है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. ठीक है, इस पॉइंट को मैं और क्लियर करता हूँ, बट उससे पहले मैं एक सिर्फ छोटा सा वीडियो दिखाता हूँ जिसमें आप कंटिन्यूसली देख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन और वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे चेंज हो रहा है. जस्ट हैव अ लुक एट दिस वीडियो. लुक एट दिस वीडियो. इसमें जो ऑरेंज कलर का वेक्टर है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है और जो ग्रीन कलर का वेक्टर दिख रहा है वो आप लीनियर वेलोसिटी मान सकते हो. तो देखिए कैसे सेंट्रीपिटल फोर्स बॉडी पे एक्ट हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीपिटल फोर्स ओनली वी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है. सो आई होप दिस डायग्राम इज, दिस वीडियो इज वेरी क्लियर. In this video, the orange color vector was a centripetal force. ठीक है, अब मैं centripetal force के कुछ examples बता देता हूँ. Okay. सबसे पहले एक example. सबसे पहले आपको अगर याद है, मैंने कहा था कि inside an atom, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं. सो इलेक्ट्रॉन्स को भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है. तो इनसाइड द एटम क्या होता है, जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, और जो न्यूक्लियस होता है, द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज ऑलवेज पॉजिटिवली चार्ज्ड. सो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, okay, it is actually called as electrostatic force. You are familiar with this force. The force between charges is electrostatic. तो actually ये जो force है वो electrostatic है, but here the electrostatic force act as a centripetal force for the electron. इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर मोशन के लिए ये जो centripetal force चाहिए वो electrostatic force ही प्रोवाइड करता है. So electrostatic force works as a centripetal force, we can say. So ये एग्जाम्पल मैं ओरली बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं. दैट इनसाइड द एटम द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव न्यूक्लियस, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, क्लियर. अब मैं सेकंड एग्जाम्पल जा रहा हूँ. सेकंड एग्जाम्पल आपको याद है, मैंने कहा था कि जो सैटेलाइट्स होते हैं, सैटेलाइट भी रिवॉल्व करते हैं अर्थ के अराउंड.
या किसी भी प्लैनेट के अराउंड, मीन्स सैटेलाइट ऑल्सो परफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगर किसी सैटेलाइट को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करना है, लेट्स से दिस इज सैटेलाइट और ये है प्लैनेट, एंड अराउंड दिस प्लैनेट द सैटेलाइट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन लाइक दिस। सो सैटेलाइट को भी सेंट्रीपिटल फोर्स की नीड है। अब होता क्या है, सैटेलाइट और प्लैनेट के बीच में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होता है, इट्स अ ग्रेविटेशनल फोर्स। हियर ग्रेविटेशन फोर्स वर्क्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटी फोर्स आपका जाना हुआ फोर्स है, आपको पता है ग्रेविटेशन फोर्स इज नॉट अ न्यू फोर्स। हियर ग्रेविटेशन फोर्स ओनली इज देयर व्हिच वर्क्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, थर्ड, वन मोर एग्जांपल आई एम गिविंग यू। ओके, सो दिस इज थर्ड एग्जांपल। आपको ये डायग्राम याद होगा, a stone tied with a thread and revolving in the circular path। तो यहाँ पे स्टोन भी सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो इस स्टोन के सर्कुलर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कहाँ से आएगा? इस स्ट्रिंग में जो टेंशन रहेगा, द स्ट्रिंग विल हैव अ टेंशन, द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन एक फैमिलियर फोर्स है, आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है इसके बारे में। जो टेंशन होता है, टेंशन द स्ट्रिंग, इट विल वर्क एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, टेंशन फोर्स ही रहेगा, वो काम करेगा एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, सो दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्सेस। सो आई होप सेंट्रीपिटल फोर्स इज वेरी क्लियर टू यू। ओके, इसके बाद मैं एक छोटा सा लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेता हूँ रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन। लेट्स गो विद द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, सो सर्कुलर मोशन में अभी हमने डिस्कस किया सेंट्रीपिटल फोर्स एंड एवरीथिंग, लेकिन अभी तक हम लोगों ने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे ही डिस्कशन किया है। अब थोड़ा सा मैं आपको नॉलेज दे देता हूँ रिगार्डिंग नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक नाउ, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या रहता है कि सपोज ये एक पार्टिकल है विच इज कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग इन दिस सर्कुलर पाथ। ओके, इन दिस सर्कुलर पाथ जब ये पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है, ठीक है, सो दिस पार्टिकल इज हैविंग टू टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एज वेल एज लीनियर वेलोसिटी। सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। अगर इस पार्टिकल का जो एंगुलर वेलोसिटी है विच इज डिनोटेड बाय ओमेगा सिंबल, अगर ये ओमेगा चेंज हो रहा है, इफ ओमेगा इज चेंजिंग मतलब वेलोसिटी ही बेसिकली चेंज हो रहा है, सो सच मोशन विल बी अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब अगर ओमेगा चेंज होगा तो ओमेगा इनटू आर गिव्स यू वी, तो क्योंकि ओमेगा चेंज हो रहा है तो v भी चेंज होता है in magnitude. So such motion in which v and omega are continuously changing in magnitudes, such motions are known as non-uniform circular motion. Okay, इस non-uniform circular motion का मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। Assuming that ये एक फैन है, let's suppose it's a fan. Okay, फैन के ब्लेड्स आपने देखे हैं, फैन के पास 3 ब्लेड्स होते हैं। ओके, let's say 3 ब्लेड्स हैं फैन के। जब फैन रिवॉल्व करता है, जब आप फैन को स्विच ऑन करते हो तो ब्लेड्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। ओके, ब्लेड के ऊपर आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, दैट पॉइंट परफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब आप फैन को स्विच ऑन करते हो, जस्ट स्विच ऑन किया है, जस्ट स्विच ऑन किया, तो आपने देखा होगा उसकी स्पीड स्टार्टिंग में बढ़ती है। अब ये सपोज आपने फैन के ऊपर एक पॉइंट ले लिया, स्टार्टिंग में वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, फिर वो थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, आहिस्ता आहिस्ता फास्ट होते जाता है। तो व्हेन आप फैन को जब स्विच ऑन करते हो उसकी स्पीड इंक्रीज होती है, उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। सो दैट इज़ अ केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, जब आप फैन को स्विच ऑफ करते हो तभी आपने देखा है कि फ़ैन के जो ब्लेड्स हैं उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगती है, मतलब स्पीड चेंज हो रही है। सो इट्स अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। So I can say while switching on and while switching off, for some time after switching on and for some time after switching off, the fan do perform the motion with changing speed. That's why it is a non-uniform circular motion. So basically इतना याद रखिए, non-uniform circular motion में omega change होता है in magnitude and v भी change होता है in magnitude. So that is non-uniform circular motion, जिसमें speed क्या होती है, change होती है। Okay. अब जैसे मैंने कहा कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ओमेगा दैट इज एंगुलर वेलोसिटी चेंज होता है। सो अगर हम लोग चेंज इन ओमेगा कैलकुलेट करें, द चेंज इन ओमेगा इफ यू कैलकुलेट डिवाइडेड बाय टाइम, you know the change in any velocity by time gives you acceleration. Okay,
The change in velocity upon time gives you acceleration, but since it is change in omega, change in angular velocity by time, so it will be equal to angular acceleration. Okay. Circular motion में angular acceleration is given by change in angular velocity by time. Let's take one example कि ये जो body revolve हो रही है circular path में, इसका angular velocity is omega 1. omega 1 से ये change होके हो गया omega 2 in the time of t second. Let's suppose velocity changes from omega 1 to omega 2 in the time of t second. So omega 2 minus omega 1, this is change in velocity divided by time. This gives you angular acceleration. Angular acceleration is denoted by alpha symbol. This is a formula for angular acceleration that you can use. And आपने 11th standard में पढ़ा है that acceleration has a unit meter per second square. But here it's an angular acceleration. It is having a unit radian per second square. Okay. See, जो omega है, omega का unit है radian per second divided by time. So overall it become radian per second square. Okay, so keep it in mind. Next, one more thing, I will tell you about the direction of alpha, direction of angular acceleration. But before I tell you direction of alpha, सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ कि जो alpha है, alpha exists only in non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion में omega change हो रहा है, तो omega किस rate से change हो रहा है, that is alpha. Alpha measures the rate of change of omega. So alpha exists only in the non-uniform circular motion. अगर आपने uniform circular motion consider किया, in uniform circular motion omega remain constant. अगर omega constant है, velocity constant है, तो alpha will be 0. Alpha does not exist in uniform circular motion. Is that clear? Last एक point मैं discuss कर लेता हूँ. We will discuss now direction of this alpha. Okay, let's see the direction of this alpha. Okay, so now we have to just discuss the direction of alpha. It is also an important topic. The alpha जो है angular acceleration, it measures the rate of change of angular velocity. तो इसका direction हम लोग को calculate करना है. तो उसके लिए मैं एक diagram provide कर रहा हूँ. Just look at this diagram. Okay, it is actually suppose एक body है जो इस circular path में move हो रही है. Okay, let's say जब body is at P point और वो ऐसे move कर रही है. Okay, now सबसे पहले क्या होता है कि this r bar is a radius vector, so it has a direction that you can see in the diagram. r bar का direction तो आपको diagram में दिख रहा है. अगर मैं इस P point पे tangent draw करूँ, this tangent gives you direction of the v. v का direction हो गया. सबसे पहले आपको find out करना होगा direction of omega. Omega is angular velocity. उसके बाद ही हम अल्फा का डायरेक्शन समझ सकते हैं. अब ओमेगा का डायरेक्शन कैसे होता है? इट इज सेड द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. ठीक है, अब इसमें देखिए, अगर आपने अपना राइट हैंड यूज करेंगे, अपने राइट हैंड को की जो फिंगर्स है उसको आप इस सर्कुलर ट्रैक पे रखिए. इन दिस इज एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर ट्रैक. सो आप अपनी फिंगर्स को भी, राइट हैंड की फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रखिए. तब का जो थंब है, थंब विल बी पॉइंटेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. थंब आपका अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट होगा. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा. सो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा आप राइट हैंड थंब रूल से यूज कर सकते हैं. इफ योर फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड आर इन द डायरेक्शन ऑफ द रेवोल्यूशन, यहाँ पे बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रहा है, तो अपने फिंगर्स एंटी क्लॉकवाइज रखिए. देन थंब ऑफ योर राइट हैंड विल गिव यू डायरेक्शन ऑफ ओमेगा. जिनको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, मैं आपको एक डायग्राम दे रहा हूँ. इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए. ये डायग्राम को ध्यान से देखिए. देखिए इसमें आपको दिख रहा है कि आपकी जो फिंगर्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए. सो थंब इज ऑटोमेटिकली अपवर्ड. दैट गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ द ओमेगा. ओके, एक और डायग्राम. इसमें भी राइट हैंड थंब रूल यूज किया गया है, बट क्योंकि बॉडी क्लॉकवाइज घूम रहा है, हेयर बॉडी इज रिवॉल्विंग क्लॉकवाइज, सो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा डाउनवर्ड हो जाता है. सो दिस इज अ वे यू कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ द ओमेगा फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके, सो ये पॉइंट बहुत क्लियर है कि ओमेगा का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं. अब आते हैं अल्फा के डायरेक्शन पे. ठीक है, अल्फा इज डिफाइंड एज अ चेंज इन ओमेगा बाय टाइम. इट इज बीइंग सेड दैट अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, लेट्स से अगर ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, देन अल्फा हैज अ सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ओमेगा. ठीक है,
अल्फा और ओमेगा डायरेक्शन सेम होता है। तो ये डायग्राम में देखिए कि सपोज ये जो ओमेगा है अगर वो बाय चांस इंक्रीज हो रहा है, ओके, सो इसी डायरेक्शन में अल्फा होगा। ये सिंपल फिजिक्स का रूल है कि जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम आता है। सो अल्फा एंड ओमेगा डू हैव अ सेम डायरेक्शन इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग। अनदर पॉसिबिलिटी इज दैट ओमेगा मे बी डिक्रीजिंग। अगर ओमेगा डिक्रीज हो रहा है तो अल्फा इज डायरेक्टेड ऑपोजिट टू द ओमेगा। अल्फा का डायरेक्शन ओमेगा के ऑपोजिट में होता है। ये डायग्राम को ध्यान से देखिए। सपोज ओमेगा मैंने क्या कहा, डिक्रीज हो रहा है, मतलब इट इज स्लोइंग डाउन, बॉडी स्लो डाउन हो रहा है, ओमेगा डिक्रीजेस। सो इन दैट केसेस अल्फा नीचे की तरफ रहेगा, अल्फा विल बी ऑपोजिट टू द ओमेगा। सो दिस इज अ वे यू कैन फाइंड डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। Okay, so omega increases, alpha omega in same direction. If omega decreases, alpha opposite to omega. And if omega is constant, not increasing, not decreasing, then definitely alpha will be 0. ये तो uniform circular motion हो गया. So I hope these all points are clear to you. Here we finished the circular motion topic. Okay, इसके ऊपर कुछ numericals हम लोग definitely next lecture में करेंगे. We will solve some numericals related to circular motion and then only we will proceed to the next topic. Okay, so I hope you got this lecture. Okay, let's meet in the next lecture. Goodbye.